वैश्विक पर्यावरण के लिए इसे आधिकारिक आवाज के रूप में जाना जाता है, यूएनईपी को। पूरा डिटेल में जानते हैं यूएनईपी के बारे में। हमने पर्यावरणीय मामलों में लक्ष्य क्या तय किए हैं और हम कितना अचीव कर पाए हैं। इंडिया अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग काम करेगा, हाँ हम, लेकिन जो हमें यूएनसीबीडी में शामिल हुए, जो इसकी भावना है, जो ये चाहता है, हम वैसा ही कार्य करेंगे। सपोज करो अमेरिका वाला आया और अफ्रीका के इस प्लांट को लेके जाना चाह रहा है, या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज पे जो भी वो फर्दर करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं यहाँ के संसाधन लेने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत ज्यादा रटने वाला टॉपिक है, नहीं, समझने वाला टॉपिक है। आप बस समझो कि चीजें हो कैसे रही है। तो वो उन पेस्ट को यानी कि कीटों को मारने के लिए आपने एंडोसल्फान नामक कीटनाशक का प्रयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद वहां के बच्चों में, महिलाओं में, लोगों में हमें कुछ शारीरिक समस्याएं देखने को मिली। हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, और जैसे आप टॉपिक समझ रहे हो लिखा हुआ है पर्यावरण शासन, एनवायरमेंट गवर्नेंस ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से हम पर्यावरणीय मुद्दों को शासन के स्तर पर हैंडल कर रहे हैं, इस पे आज हमारी बात होगी। इसमें हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे बच्चा? एनवायरमेंट गवर्नेंस की बात करते हैं तब यूएन की एक बॉडी आती है बच्चा, यूएनईपी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम मतलब इंटरनेशनल लेवल पर यूएन की ये वो संस्था है जो सारे पर्यावरणीय मामलों को देखती है। ओके, तो ये क्या है, कब बनी, कैसे बनी, इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी में इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ओके, इस पे बात करेंगे। एक और है बच्चा साइट्स करके। ओके, साइट्स के बाद हम साइट से ही मिलता जुलता मतलब उसके जैसे काम करने वाला एक संस्था है ट्रैफिक। ये कैसे वन्य जीवों के ट्रेड से रिलेटेड ये संस्थाएं है, किस तरह के प्रोविजंस करती है, क्या ये प्रोविजंस भारत जैसे देशों पे भी लागू होते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं बच्चा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे यूएनसीबीडी की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर आपको याद हो रियो याद है आपको? रियो 1992 मैंने बताया था ना, उसमें से हमारी कुछ संस्थाएं निकल के, कन्वेंशंस निकल के आए थे बच्चा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये आया था, यूएनसीबीडी की बात की थी हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, यूएनसीसीडी की बात करी थी, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये मुद्दा था। उसके बाद जो हमारा सेकंड था, हमने बात की थी एजेंडा 21, अगर आपको याद हो, याद है एजेंडा हमारा 21 था, और यहीं पे निकल के आया था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल जिसको आप वन सिद्धांत के नाम से जानते हो। तो ऑलरेडी यूएनएफसीसी हम कर चुके, यूएनसीबीडी वाला पार्ट हम आज के लेक्चर में करेंगे। ओके, ये जैव विविधता के संरक्षण को लेके है। उसके बाद बच्चा हम कुछ और कन्वेंशंस करेंगे, जैसे हाँ हम बात करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओके, बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन। ये कन्वेंशंस क्या है और किन मुद्दों को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैकल कर रहे हैं और देशों को इसमें किस तरीके से शामिल किया गया है। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा ये रहने वाला है, जिसपे हमने बात की यूएनईपी, साइट्स, ट्रैफिक, यूएनसीबीडी, स्टॉकहोम, बेसल और रोटर कन्वेंशन। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन पे शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारी बच्चा संभव सीरीज है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके बनाई गई है, और आप इसको इस पूरे बैच में फ्री में एनरोल कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप उनको जाके देखिए कैसे आप एनरोल करेंगे पीडीएफ के लिए और फ्री बैच में एक्सेस के लिए। ओके, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल आने वाले 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए बिल्कुल गाइडेड डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रारंभ 2.0 बैच है 29,999 2028 के लिए।
संकल्प 2027 बैच है बच्चा, ये 13,499 रुपये में है। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट है हमारा सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2,299 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उनको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आज बताया आपको, वापस मैं फिर से बता देता हूं कि पर्यावरण शासन की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण शासन, तो पर्यावरण शासन पे हम दो तरीके से देखेंगे। वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है बच्चा, ग्लोबल स्तर पर क्या हो, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के स्तर पर क्या हो, भारत के स्तर पर हम कौन कौन से हमारे पास प्रावधान है। तो आज का जो पूरा टॉपिक है हमारा ये वैश्विक स्तर पर ही है। और जब हम वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय विधान की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये संस्था यूएन के द्वारा बनाई गई। इसका कार्य क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से फील्ड को ये टैकल करती है, इन सब विषयों पे हम बात करने वाले हैं बच्चा। तो सबसे पहले देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण के लिए इसे आधिकारिक आवाज के रूप में जाना जाता है यूएनईपी को। पूरा डिटेल में जानते हैं यूएनईपी के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स में या यूपीएससी मेंस, दोनों ही दृष्टिकोण से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें चाहे यूपीएससी मेंस की बात करें। ओके, तो बात करते हैं। तो वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है बच्चा। ये अग्रणी ग्लोबल अथॉरिटी है पर्यावरण मामलों के लिए। दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े मामलों के वैश्विक जो एजेंडे हैं ये ही संस्था तैयार करती है। उसके बाद पूरा यूएन की जो पूरी प्रणाली है उसके भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ ग्लोबल लेवल पे पर्यावरणीय मामलों पे अगर सबसे बड़ा आपकी कोई प्राधिकरण है, कोई संस्था है, तो दैट इज यूएनईपी बच्चा, यूएन के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। ओके, ये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में भी काम करती है, किसके, पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर। ये सारा जिम्मेदारी इसी का ही है बच्चा। ओके, तो ये क्या है बच्चा, तो देखते हैं। उत्पत्ति संकट से समाधान की ओर, कब इसकी उत्पत्ति हुई, हमारा 1972 में बच्चा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये 1972 का है। और ये बोलते वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय जो मामलों पर ग्लोबल एजेंडों की जो शुरुआत है, एक वैश्विक मंच प्रदान किया, सबसे बड़ा जो मंच प्रदान किया ये स्टॉकहोम कन्वेंशन में ही हुआ था। इंडिया की ओर से उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो इसमें गए थे। और इसी सम्मेलन में ये पता चल गया था कि पर्यावरणीय मामले किसी एक देश से जुड़े हुए नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है पर्यावरण के स्तर पर, जलवायु के स्तर पर, तो पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेंगे। मतलब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, सबको मिलकर लड़ना होगा। ये सारी बातें हुई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम के बाद ही बोला भैया एक संस्था तो बनाओ जो ग्लोबल लेवल पर पर्यावरणीय मामलों को देखेगी। यहीं पर बच्चा फिर आपका, यहीं पर आपकी, यहीं से निकल के आई आपका यूएनईपी। ओके, तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया गया यहां पे, और चिंताओं के प्रबंधन के लिए एक निकाय का गठन हुआ जिसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का नाम दिया गया। तो कोई अगर आपसे यूपीएससी में ये पूछ ले कि यूएनईपी निकला कहां से, वो इस स्टॉकहोम जो सम्मेलन है इसी का आउटकम है बच्चा यूएनईपी। इसी में तय किया गया था एक संस्था होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय मामलों को देखेगी। तो आज ग्लोबल लेवल पर जितने भी पर्यावरणीय मामले देखे जा रहे हैं यूएन में, उन सबको कौन हैंडल कर रहा है, यूएनईपी, यही हैंडल कर रहा है बच्चा। तो 1960 और 1970 के दशक में प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को चिंतित किया। महसूस हुआ कि जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारे पास पर्यावरणीय मामलों के लिए कोई कानून और नियम नहीं होने चाहिए, हमारे पास क्या ऐसी कोई संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। तब ये शुरुआत हुई। ओके, अब यहां पे इसका कार्य क्षेत्र क्या है ना, इसके 6 से 7 प्रमुख स्तंभ है बच्चा, है ना, 7 प्रमुख स्तंभ है, जिसमें अभी हमने 6 लिखे हैं, यहां पे 6 इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लाइमेट चेंज को देखना, सेकंड है
पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन करना, आपदाओं और संघर्षों को देखना, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, रिसोर्स एफिशिएंसी को देखना, और रसायन और अपशिष्ट से जुड़े हुए मामलों को ये संस्था देख रही है बच्चा। ओके, अब बहुत सारे आपने नाम सुना होगा, जैसे यूएनसीबीडी सुना होगा बच्चा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है। आपने लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पे, जो आज हम पढ़ेंगे भी, साइट के बारे में सुना होगा। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये फुल फॉर्म है इसकी। फिर आपने पारे के ऊपर मिनीमाता कन्वेंशन का नाम सुना होगा। इन सभी कन्वेंशंस को ये सचिवालय सेवाएं प्रदान करती है। कौन? यूएनईपी। नीति निर्माण करती है, ये पर्यावरण से संबंधित वैश्विक सम्मेलनों और संधियों को विकसित करने में जुटी रहती है। यह हानिकारक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्रदूषण और वायु के सीमा पार प्रदूषण के क्षेत्र में दिशा निर्देश तैयार करती है। ये सारा काम इसी का ही है। तो हमने जो इधर बोला है ना, ये सब इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज पे, एनवायरमेंट गवर्नेंस पे, इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे, रिसोर्स एफिशिएंसी पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिजास्टर्स और जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं उन पे, और केमिकल और अदर वेस्ट से इसका लेना देना है। तो ये यूएनईपी की पूरी काम करने का तरीका है बच्चा। अब ये कहता है ये किस किस तरीके से काम कर रहा है बच्चा, है ना, कार्यान्वयन। तो इसके कुछ क्षेत्र है बच्चा, ये विज्ञान, वित्त और समाज, तीनों क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है। देखो, विज्ञान और जानकारी, यह पर्यावरण विज्ञान और संबंधित जानकारियों को बढ़ावा देते हैं। एनवायरमेंटल साइंस है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको क्या करता है, जितनी रिलेटेड जानकारी है उन मुद्दों पे उसको प्रदान करता है। दूसरा, यह पर्यावरण नीति और कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ता है। पर्यावरणीय मामलों पर यह देशों के साथ मिलकर काम करता है और एनजीओज के साथ भी मिलकर काम कर रहा है ये। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। तो कई बार बोलते हैं कि क्या ये वित्त प्रदान करता है, पैसा भी देता है, फाइनेंशियल मदद कर रहा है। तो यह पर्यावरण से संबंधित विकासात्मक परियोजनाओं का वित्त पोषण और कार्यान्वयन करता है। यस, ये फंडिंग का काम करता है यूएनईपी। उसके बाद कहते हैं सम्मान भी करता है, ये उन व्यक्ति को और संस्थाओं को पुरस्कार और सम्मान भी देता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये क्या करता है बच्चा, एनवायरमेंटल साइंस में इन्वॉल्व है, सरकारों के साथ इन्वॉल्व है, फाइनेंस के जो इश्यूज है मदद करता है परियोजनाओं को, एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंट के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उन सब लोगों को ये पुरस्कृत करने का भी कार्य करता है। ठीक, अब ये समय समय पर बच्चा कुछ रिपोर्ट्स भी निकालता है। कई बार पूछ लेता है यूपीएससी, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक है, जीईओ के नाम से ये रिपोर्ट है बच्चा, हर 4 साल में यूएनईपी इसको जारी करता है। तो ग्लोबल स्तर पर पूरा जो पर्यावरण है उसका एक व्यापक मूल्यांकन करता है। पर्यावरणीय रुझान हुए, चुनौती हुई और अवसर हुए पर्यावरणीय मामलों में जितने भी, उन पर एक ज्ञान और समझ प्रदान करने का काम है। आपको सिर्फ कितना याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, यूएनईपी, बस इतना याद रखना है। सेकंड है, अब हमने पर्यावरणीय मामलों में लक्ष्य क्या तय किए हैं और हम कितना अचीव कर पाए हैं। होता है ना कि यार हमने बोला कि हम 2020 तक ये कर देंगे, 2030 तक हमें ये कर देना चाहिए, और वास्तविकता में हम क्या कर पा रहे हैं। तो टारगेट में और हमारे अचीवमेंट में एक गैप है। ओके, तो उस गैप को लेके ये एक 2 बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है। एक है एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट है बच्चा, ये यही जारी करता है। तो बताता है ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने कितना, मतलब आपने टारगेट क्या सेट किया है 2030 तक हम क्या करेंगे, और फिर हम एमिशन कितना कर रहे हैं। तो क्या हम वास्तव में अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले हैं एनवायरमेंटल सेक्टर में या नहीं, उस पे ये पूरा है। ओके, और फिर अगर हम इसको लगता है कि यार नहीं 2030 तक देश जैसे वादे कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, वो अचीव नहीं होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, उन मामलों पर ये क्या ये सिफारिशें भी देता है देशों को।
सेकंड है बच्चा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एक है एमिशन गैप रिपोर्ट, नेक्स्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब एडेप्टेशन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, पर्यावरण के मामले में भैया जो क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा है, इससे लड़ने की हमारे पास दो ही अप्रोच है। एक अप्रोच है मिटिगेशन की, एक है मिटिगेशन, दूसरी है हमारे पास एडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब हम उन सारे तरीकों पर काम करेंगे जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारणों पे हम कार्य करेंगे। भाई सपोज करो आप फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का दहन कर रहे थे, तो आप कैसे क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आओगे, कैसे आप ग्रीन एनर्जी की ओर ट्रांजिशन करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कैसे जा सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडेप्टेशन कहता है भैया क्लाइमेट चेंज तो हो गई, और जो हो रहा है उसके प्रति आप कैसे खुद को समायोजित करोगे। तो दूसरा कार्य क्या किया जाता है, एक हम एडेप्टेशन पे कार्य करते हैं, एक करते हैं हम मिटिगेशन पे। तो एडेप्टेशन मतलब भैया बाढ़ आ ही रही है ना, सी लेवल राइज भी हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट भी हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो ही रहे हैं। तो कुछ तो क्लाइमेट चेंज ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया ना, तो उसके प्रति हमें क्या होना है, अनुकूलन होना है। अनुकूलन का मतलब क्या है, अब आपको क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट है, आपको उन प्रभाव से टैकल करना है। तो प्रभाव वाले सारे मैटर आपके एडेप्टेशन में, और कारण वाले मैटर को आप मिटिगेशन में देखते हो। तो ये जो रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये क्या कहती है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में प्रगति और आवश्यक प्रयासों के बीच के अंतर का मूल्यांकन हो रहा है। क्या वास्तव में हम खुद को एडेप्टेशन के लिए तैयार कर भी रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक और निकालता है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक। नाम याद रखना बच्चा, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक सबसे पहली रिपोर्ट जो 4 साल में निकालता है। एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक, जैव विविधता के बारे में हमें बताता है ये। तो जैव विविधता के रुझानों और संरक्षण प्रयासों को ये कितने इफेक्टिव है उनके बारे में ये बताता है। जैव विविधता के समक्ष कौन से खतरे हैं उनके बारे में बताएगा, और हमें क्या करना चाहिए उसकी सिफारिश देगा। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक। नेक्स्ट है बच्चा ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट। ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट, ओके, ये रिपोर्ट निकालता है। अब नाम से ही स्पष्ट है, दुनिया भर में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति चल रही है। ओके, उन वायु गुणवत्ता अगर खराब हो रही है, पोल्यूशन अगर हो रहा है, उसका स्वास्थ्य पे क्या इंपैक्ट है। और अगेन इसका काम क्या है, मैंने बताया ये देशों को सिफारिशें करता है, क्या करना चाहिए, सजेशन देता है, गाइडेंस देता है, ये काम इसका रहेगा। तो ये वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सिफारिशें देता है, और वायु गुणवत्ता के रुझानों और स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करता है। तो अगर मैं कहूं आपको रिपोर्ट कौन सी, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक, ग्लोबल एयर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट, ये सब की सब जो रिपोर्ट्स है, ये कौन संस्था जारी कर रहा है, यूएनईपी का कार्य है। क्या यूएनईपी फंडिंग करता है? यस। सरकारों के साथ, एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है? यस। क्या एनवायरमेंटल साइंस पे काम करता है? यस। क्या लोगों को पुरस्कार देता है और संस्थाओं को जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है? तो जवाब है यस। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है हमारा यूएनसीबीडी। तो मैंने पीछे एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था बायोडायवर्सिटी क्या है। इस पृथ्वी पर जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। फिर हमने देखा था जैव विविधता का हम मापन कर रहे थे ना, इस जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फिर हमने स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस का कंसेप्ट समझा था, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में समझा था, डाइवर्सिटी का क्या रोल है, सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हमने सब जाना था बच्चा, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अब यही है, दुनिया भर में जैव विविधता को बचाने के लिए
हमने क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो जैसे हमारा इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए UNFCCC है, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी से लड़ने के लिए UNCBD है। ओके, तो UNCBD के बारे में जानते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप पहले से ही जानते हैं, पृथ्वी पर जीवों के बीच में पाए जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं, और इस पूरे जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी आपके पास जो कन्वेंशन है, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि भी है। समझ गए, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होने का मतलब क्या है? इसमें जो बातचीत कही जाएगी और देशों को जो टारगेट दिए जाएंगे वो लीगली बाइंडिंग है। जो इस संधि पे हस्ताक्षर करेगा, अगर भारत ने इसको हस्ताक्षर किया है तो इसमें जो बातें कही गई है वो भारत को माननी पड़ेगी। बस यहां एक चीज याद रखना, अब ये क्या करता है बच्चा, एक आपको मोटा मोटा आउटलाइन देता है। आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्षेत्र में X करना चाहिए, Y करना चाहिए, Z करना चाहिए। अब इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया जरूरी नहीं उसने जैसे बोला है UNCBD ने एग्जैक्टली सेम रूप में लागू करेगा, नहीं, ये हमारे कानूनों को रिप्लेस नहीं करेगा। हम लेकिन क्या करेंगे, जैसा उसमें बोला गया उसी की भावना के अनुरूप हम कानून बनाएंगे। बस ये बात हमेशा याद रखना, जैसा बोला जाता है सेम नहीं, हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, ओके, देश की जो भी हमारी परिस्थितियां है उसके अनुरूप फिर उसको बनाया जाता है। ऐसे तो क्या होगा, वरना संप्रभुता का कोई मतलब ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून बना रहा है, आपको सेम लागू करने पड़ रहे हैं। समझे? तो आ जाओ, तो ये अब ये क्या कहता है, इसका अनुच्छेद 3 है UNCBD का, वो संतुलन का सिद्धांत देता है। इस सिद्धांत में क्या कहता है, पहली बात करता है वैश्विक जिम्मेदारी है। वैश्विक जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि भैया ये जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, बायोडायवर्सिटी के मुद्दे, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक जिम्मेदारी है उन गतिविधियों से दूसरी पार्टी देश के पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा ना हो कि एक देश में कुछ ऐसा हो रहा है उसका इंपैक्ट किसी दूसरे देश पे भी आए। संप्रभु अधिकार क्या कहता है, पक्षकार सदस्य, यानी कि जो देश भी UNCBD में शामिल हो गया। सपोज करो इंडिया ने बोला कि हां मैं UNCBD पर हस्ताक्षर करता हूं, इंडिया ने बोल दिया, ठीक है, तो ये कहता है अब देशों को अपनी पर्यावरण नीति के अनुसार अपने संसाधनों के उपयोग का आधार है, आधार अधिकार है, यानी कि इंडिया अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग काम करेगा। हां हम लेकिन जो हमें UNCBD में शामिल हुए, जो इसकी भावना है, जो ये चाहता है, हम वैसा ही कार्य करेंगे। इस हिसाब से लीगली बाइंडिंग है, लेकिन ये आपके राष्ट्रीय कानूनों को नहीं बदलता। सपोज करो हमने क्या कर रखा है, बायोडायवर्सिटी के लिए X कानून बनाया है। सपोज करो इंडिया ने बायोडायवर्सिटी के लिए, हमारे पास X नीति है, ओके, और UNCBD कहता है भैया बायोडायवर्सिटी बचानी है, और वो मोटा मोटा Y कुछ बोल रहा है कि Y जैसा कुछ करना होगा। तो ऐसा नहीं कि ये Y आपकी X नीति को रिप्लेस कर देगा, नहीं। हम ये क्या कहता है, इंडिया अपना जो भी बायोडायवर्सिटी को लेके आया है, हमारी जो ये नीति है, ये इस Y की भावना के अनुरूप है। ओके, इससे क्या है, हमारी सॉवरेंटी, संप्रभुता सुरक्षित रहती है। बस ये बातें आप ध्यान रखना, ये बातें आप याद रखना। चलो, तो यह संधि विधिक रूप से बाध्यकारी कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया। बाध्यकारी होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं थोपी जा रही है। आप जो एक बार UNCBD में शामिल हो गया, उसकी भावना के अनुरूप आपको कार्य करना होगा। इसके अंदर बच्चा दो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है बच्चा, इसके अंदर UNCBD के अंदर। पहला है कार्टागेना प्रोटोकॉल। कभी कभी ऐसे UPSC पूछता है, कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहने वाले कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध कैसे है, किससे है, बायोडायवर्सिटी है। जैसे उधर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, क्लाइमेट चेंज। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का संबंध किससे था, क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे इधर कैसे, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट बच्चा क्या है, प्रोटोकॉल्स है। एक है कार्टागेना प्रोटोकॉल, सेकंड है नगोया प्रोटोकॉल। इन दोनों का अंतर समझते हैं। कार्टागेना प्रोटोकॉल बेसिकली बायोसेफ्टी के ऊपर है, साल 2000 में आया और लागू हुआ साल 2003 से। बायोसेफ्टी से क्या मतलब है अभी बताऊंगा। फिर कहता है नागोया प्रोटोकॉल कैसे है, कहता है ये जैव विविधता है ना बच्चा, जैव विविधता के बहुत सारे बेनिफिट है, मैंने बताया था आपको।
और जैव विविधता के हमें बहुत सारे लाभ भी है। तो वो जो लाभ है, जैव विविधता से प्राप्त होने वाले जो लाभ है, और जैव विविधता का हमारा जो एक्सेस है, तो जैव विविधता तक पहुंच और लाभ का साझाकरण, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के नाम से जाना जाता है इसको, एबीएस, कि जैव विविधता से प्राप्त होने वाले लाभ का सबको, मतलब उसको, उससे जुड़े हुए सारे लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, और लोगों की जैव विविधता तक क्या होना चाहिए, उन संसाधनों तक एक्सेस भी होने चाहिए, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। ओके, ये 2010 में आया। एक एक करके समझाता हूं। पहले बायोसेफ्टी पर क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहता है, देखो जैसे आप क्या बनाते हो बच्चा, बीटी कॉटन बनाया आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया कॉटन को, फिर आपने बीटी ब्रिंजल बनाया, इसके अंदर विशेष, इसको भी आपने बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आपने इसको मॉडिफाइड कर दिया। आपने जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का बनाया, कई बार बोलते हैं ना जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप है, यानी कि उसमें आपने कुछ आनुवंशिक परिवर्तन किए हैं, जैसे आप जीएम सोयाबीन की बात करते हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपने मॉडिफिकेशन किया है, आपने संशोधन किया है। मॉडिफिकेशन का मतलब संशोधन, आपने उस किसके अंदर, जीव के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनको हमने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। ओके, अब ये उस पे है, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहता है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों का सुरक्षित हस्तांतरण, प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। भाई सपोज करो अमेरिका ने बनाया कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई बीज बना दिया, और आप बोलो कि भैया चलो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। अब लेकिन आप बताओगे क्या किया, कैसे किया, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इससे क्या होगा, क्योंकि अगर आपका एक खराब तरीके से तैयार किया गया लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में प्रवेश कर जाता है, पूरे इकोसिस्टम के लिए वो खतरा भी हो सकता है। तो ये कहता है अग्रिम सूचना समझौता, है ना, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। यदि कोई देश एलएमओ का निर्माण करता है और निर्यात करता है, तो जो देश उस एलएमओ का आयात कर रहा है उसको सूचना देना अनिवार्य। आपने क्या किया, कैसे किया, पूरा सब कुछ बताना पड़ेगा। क्यों, मैंने बताया ना, बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है अगर खराब तरीके से तैयार किया हो गया होगा, पूरा इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। तो इसलिए जैव सुरक्षा पर हमारा क्या आया, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर पहुंच और लाभ साझाकरण पे नगोया। नगोया बेसिकली जापान का सिटी है, उसके नाम पे रखा गया। अब ये क्या कहता है, भाई जेनेटिक रिसोर्स है, भाई फॉर सपोज करो कि कोई उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, उस वर्षावन के अंदर बहुत सारी वृक्षों की प्रजातियां, जीवों की प्रजातियां हैं, जिनके अपने बहुत सारे लाभ है, औषधीय लाभ है ना, हो सकता है कोई यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है किसी प्लांट के अंदर, तो क्या है, वो एक जेनेटिक रिसोर्स बन गया ना। तो अब ये क्या कहता है, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ है। अब सपोज करो कोई अमेरिका की कंपनी आई अफ्रीका में और उसको पता चल गया, अरे भाई वाह, इस पेड़ के अंदर तो ऐसी प्रॉपर्टी है, ये तो एंटी एजिंग है, लोगों को बूढ़ा नहीं होने देगा, या इसके अंदर कैंसर से लड़ने की ताकत है। तो क्या करेगा वो, उस पेड़ की प्रॉपर्टी जाना, समझा, सब कुछ किया, और उस पर रिसर्च किया, और पूरी दुनिया में दवाई बना के बेचना शुरू कर दिया उस संसाधन का उपयोग करके। लेकिन बेसिकली था तो वो कहाँ, अफ्रीका का ही था ना, और आप उस संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके गुणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन लोगों को उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। तो ये वही क्या कह रहा है, जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण करोगे। समझे, यह केवल यूएनसीबीडी में कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों पर लागू होता है, पहली बात तो ये है। अब किस पे, यूएनसीबीडी के अंदर पूरा जेनेटिक रिसोर्सेज की लिस्ट बना रखी है, उन पे ही लागू होता है। दूसरा, अगर यूपीएससी कहे सभी आनुवांशिक संसाधनों पर लागू होता है, जैव संसाधनों पर नहीं, यूएनसीबीडी के अंदर जिनको लिस्ट किया गया है उसी पे लागू होता है। पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब ये कहता है जंगलों में रहने वाली हमारी कम्युनिटीज होती है, उन कम्युनिटीज जो हजारों सालों से जंगलों में रह रही है बच्चा, उनको विशेष प्राकृतिक ज्ञान है, जड़ी बूटियां, औषधियां, पता नहीं क्या क्या जानते हैं वो। तो वो नॉलेज क्या है, यूनिक नॉलेज है। जैसे आपको पता होगा इंडिया के साउथ में जंगलों में रहने वाली हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज है,
अगर स्नेक बाइट हो जाए तो उनको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट का पता है। तो यानी कि क्या है, एंटी वेनम प्रॉपर्टी वाले उनको प्लांट्स के बारे में जानकारी है, झाड़ियों के बारे में, घास के बारे में, समझ गए। तो कहते हैं जिन लोगों को ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को भी कवर किया गया है किसमें, नगोया के अंदर। तो इसमें औषधीय ज्ञान, कृषि तकनीक और प्रथाओं को भी संरक्षण दिया गया है। तो अगर यूपीएससी कहता है नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज को बाहर रखा गया, नहीं, वो भी शामिल है। ठीक है, आ जाओ फिर क्या है। तो नगोया प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कोई विकासशील देश है, उसके पास कोई बच्चा ये प्लांट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो पूर्व सूचित सहमति का प्रोविजन किया गया, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है बच्चा। सेकंड इसमें क्या क्या, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स है बच्चा, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। नागोया के अंदर इस जेनेटिक रिसोर्स का जो हमने एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग की बात की है, दो समझौतों के तहत हमने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की है। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब, सपोज करो अमेरिका वाला आया और अफ्रीका के इस प्लांट को लेके जाना चाह रहा है, या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज पे जो भी वो फर्दर करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं यहां के संसाधन लेने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। आपको बताना होगा कि हम फला प्लांट को, फला चीज को, इसकी इस प्रॉपर्टी को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे म्यूचुअली एग्रीड टर्म है। अब वो जो कंपनी है या जो भी वो देश है जो लेके जा रहा है उस जेनेटिक रिसोर्स को, कुछ तो उस क्या प्रॉफिट के लिए यूज करेगा ना। हम पहले ही बात करेंगे कैसे, कि जो लाभ है, आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, उसको आप कैसे शेयर करोगे। तो दो हमारे अंदर नगोया के अंदर बच्चा दो टेक्निकल चीजें डाली हमने, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, सेकंड MAT म्यूचुअली एग्रीड टर्म, दोनों को याद रखना बच्चा। तो विकसित देश की कंपनी उपयोग और जो भी लाभ करेगी, हम PIC के जरिए और MAT के जरिए हमने क्या किया बच्चा, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, जो कि नगोया प्रोटोकॉल का कोर है, उसके लिए ये हमने पूरा प्रोविजन है। ठीक है, ये टेक्निकल बातें समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा भैया। अब जैसे वो क्लाइमेट चेंज वाले UNFCCC के कॉप होते थे हर साल, पहला 1995 में हुआ था, दूसरा 1996, तीसरा क्योटो में 1997 में, सेम ऐसे CBD के भी कॉप होते हैं। इसके कॉप लेकिन हर 2 साल में होते हैं, हर साल नहीं होते। क्लाइमेट चेंज वाले का हर साल होता है, इसका 2 साल में एक बार होता है। तो CBD को लागू करने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में कॉप का आयोजन किया जाता है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, पहला कॉप हुआ था बच्चा नसाऊ, बहामास में। ठीक है, कॉप 10 जो हमने बोला था नगोया, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग का जहां पे प्रोविजन आया, ABS, ये हुआ था बच्चा जापान में। और फिर 2022 का काफी इंपॉर्टेंट है, कॉप 15, जिसको हमने कुनमिंग मॉन्ट्रियल बोला, और 22 के बाद हुआ है 24 में, क्योंकि हर 2 साल में एक बार होता है। इसको ये हुआ है कैली, कोलंबिया में। लेटेस्ट हमारा कौन से वाला हुआ है इसमें, अब 2026 आ गया, 2026 में वापस से बायोडायवर्सिटी पे एक कॉप होने वाला है यहां पे, इस पे। फिर नगोया के और अच्छी टारगेट्स है। देखो एक और बात की गई थी, जैसे कि देशों को बताया जाएगा भैया आपको क्या करना चाहिए बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। तो आईची टारगेट्स आए थे बच्चा 2000 कब 10, और आईची टारगेट में हमने बोला था कि 2010 से लेके 2020 तक आप क्या करने वाले हो, बायोडायवर्सिटी को लेके क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो इन्होंने मोटा मोटा जो अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको 5 कैटेगराइज किया था, 5 श्रेणी में, ABCDE। ओके, और हर के अंदर कुछ कुछ टारगेट सेट किए थे। अब लेकिन ये फाइनली क्या हुआ, ये आपके आईची टारगेट्स, AICHI लिखा जाता है बच्चा, आईची टारगेट्स ये फेल हो गए, आईटी टारगेट्स अचीव नहीं हुए। बाद में पूछा गया भैया क्यों अचीव नहीं हुए, बोले बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल थे, अचीव किया जाना बड़ा मुश्किल था। तो इसको बाद में बोला गया खुद ही कि टारगेट रियलाइजेशन फेलियर हो गया था। टारगेट रियलाइजेशन फेलियर यानी कि हमने जो लक्ष्य तय किए गए थे, है ना, वो वास्तविक नहीं थे। आप बोलो मैं एक दिन में 24 घंटे में से मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, कितने दिन पढ़ोगे, 365 दिन नहीं पढ़ पाओगे।
तो क्या है ये? और आपने एक दिन में 24 में से 20 घंटे का पढ़ाई का टारगेट सेट करके और आने वाले एक साल का स्केड्यूल बना दिया, तो क्या होगा? नहीं अचीव होगा। एक हफ्ते बाद आपका बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको? टारगेट रियलाइजेशन फेलियर था। भैया आपने बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकली सोच लिया था। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि सदस्य देशों को वास्तविकता को नहीं समझ पाए थे। टारगेट रियलाइजेशन फेलियर होता है और यूपीएससी प्रिपरेशन में भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। मैं लगातार देखता हूं। बस आज सोच लिया कि एक साल की तैयारी करेंगे और अगले साल तो बिल्कुल क्रैक ही कर जाएंगे। ना तो एनसीईआरटीज पढ़ी, ना आपका फाउंडेशन क्लियर है, आंसर राइटिंग पे कुछ भी नहीं जान रहे, ऑप्शनल का आता पता कुछ नहीं, और फिर भी दिमाग में तय कर लिया कि एक साल के अंदर हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो ये क्या है? टारगेट रियलाइजेशन फेलियर है। मैं हमेशा ही बोलता हूं जैसे आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग में आपको कमांड करने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा नोट्स मेकिंग एक अलग मेहनत है, पूरा सिलेबस को कवर करना अलग मेहनत है, ऑप्शनल करना, फिर सारे PYQs मॉक टेस्ट देखना, दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। वो आपका 1.5 से 2 साल से पहले नहीं होगा, समझे? और वो भी तब जब आप बिल्कुल फिक्स्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपसे ही गड़बड़ होती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो बड़ी बड़ी संस्थाएं टारगेट को सेट नहीं कर पाती। ओके, तो उल्टे सीधे तीर मारे इन्होंने, TRF हो गया। फिर जो 2015 वाला आया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल, बेसिकली जो 2015 वाला आया था ये आपका, तो अब आईची टारगेट्स तो अचीव नहीं हुए थे। तब हम क्या कर रहे थे? भैया चलो 2020 तक की तो कहानी गई, 20 से 30 के बीच तो कुछ कर ही सकते हो आप, वो 10 साल तो गए। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी वाला जो ये फ्रेमवर्क है, ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लेके आया, जिसको हम KMGBF बोल रहे। भैया 2020 से 30 के लिए भी तो कुछ बनाओ, है ना? आईची लक्ष्यों की विफलता के बाद प्रकृति के लिए एक नई उम्मीद, कुछ तो करना ही होगा। और ये 2 पार्ट में हुआ था। 2 पार्ट में 2021 में तो चाइना में हुआ था और 2022 में इसका जो सेकंड फेज हुआ था वो कनाडा के अंदर। मीटिंग एक ही हुई, मतलब कोप तो एक ही है, कोप तो 15 ही है बच्चा, लेकिन दोनों 2 साल में एक बार हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक साल बिल्कुल ये खाली बैठे, बीच बीच में बातचीत भी करते रहते हैं। तो इसी को इसने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात की कि यार टारगेट करते हैं 20 से 30 के बीच में हम क्या कर सकते हैं। ओके, तब इसमें कुछ बातें की गई कि 30/30 टारगेट्स लेके आते। 30/30 क्या है कि 2030 तक विश्व की 30% भूमि और महासागर का संरक्षण करेंगे, क्योंकि अगर आपने आवास का संरक्षण कर लिया तो जैव विविधता का संरक्षण हो ही जाएगा। फिर 30/30 में नेक्स्ट टारगेट क्या है? 30% जो क्षरित पारिस्थितिकी तंत्र है उसको रिस्टोर करेंगे। दुनिया में बहुत सारे स्थानों पर स्थलीय पारितंत्र या जलीय पारितंत्र का क्षरण हो चुका होगा। जितना क्षरण हो चुका है उसमें से 30% को वापस से ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। फिर जैव विविधता के खतरे और 2030 तक के लक्ष्य क्या कहते हैं? कहते हैं दुनिया भर में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो इसके उपयोग को 50% तक कम करेंगे। और कुछ ऐसी आक्रामक प्रजातियां हैं जो उस पारितंत्र की नहीं है, बाहर से या तो खुद इंट्रोड्यूस हो गई है या बाहर से जानबूझकर उनको लाया गया है। कहते हैं ऐसी इन्वेसिव स्पीसीज, इनके प्रवेश और स्थापना को 50% तक कम करेंगे। जैसे आप बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, लेंटाना कैमरा हो गया। इंडिया में क्या है? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। और वाटर हयासिंथ है, जल कुंभी है, वो भी क्या है? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। उत्तराखंड के अंदर एक झाड़ी मिल रही है, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, वो भी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। ब्लैक रैट्स है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रदूषण के स्तर को कम करना और जैव विविधता के लिए बेसिकली, क्योंकि ये हानिकारक है। ओके, अब एट द सेम टाइम ये कहता है वन्य प्रजातियों का सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग भी सुनिश्चित करना। अब एक चीज मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, इंसान भी प्रकृति का ही हिस्सा है। ऐसा कोई भी कन्वेंशन नहीं आएगा कि जो ये बोल दे कि इंसान को पूर्णतः प्रकृति से अलग किया जाता है, वो कोई नहीं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं। बल्कि अप्रोच क्या है? आप इन संसाधनों का इस्तेमाल करो लेकिन सस्टेनेबली तरीके से। और हां,
अगर इंसानी उपयोग से उनके अस्तित्व को खतरा है तब हम इंसान को रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे। ये पूरा अप्रोच है। ठीक है, तो प्रकृति का अर्थशास्त्र, सब्सिडी और जिम्मेदारी, जो ये 2030 टारगेट्स है, 2030 तक हम जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसमें कहते हैं कि हम हर साल ऐसी बहुत सारी सब्सिडी देते हैं बच्चा जिस सब्सिडी का नेगेटिव इंपैक्ट है। जैसे आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर किसानों को सब्सिडी दे दी, तो उस सब्सिडी से क्या है, मुफ्त में कम सस्ता मिल रहा है तो किसान मिसयूज कर रहा है। आपने खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर के डीजल के ऊपर आपने सब्सिडी दे दी, तो क्या हुआ है, आपको पता है सस्ता मिल रहा है, खूब दुरुपयोग होगा। आपने बिजली के बिल माफ कर दिए। बिजली के बिल माफ करना ठीक है, आप किसानों की एक मदद कर रहे हो, वो अलग पार्ट है। लेकिन बिजली का बिल आपको पता चल गया, बिल तो आना ही नहीं है, माफ हो जाएगा, तो क्या होगा, ओवर यूज होना शुरू हो गया किसका, मोटर का, और अंदर से जमीन के अंदर का पानी ज्यादा बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसी सब्सिडीज जो बायोडायवर्सिटी पे और नेचर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, उन सब्सिडीज को घटाया जाएगा। यही कहता है कि हर साल $500 बिलियन की सब्सिडी को कम करना पड़ेगा। जैसे आप जीवाश्म ईंधन पे, मत्स्य पे, है ना, ओके, ईंधन पे और यूरिया और ऐसे उर्वरकों पर जो आप सब्सिडी दे रहे हो, इसको आपको कम करना होगा, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट जा रही है। फिर कॉरपोरेट जिम्मेदारी है, कॉरपोरेट सेक्टर की भी इसमें जिम्मेदारी तय की गई। बड़ी कंपनियों को जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्टिंग करनी होगी। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस जो कार्य कर रहे हैं, उनके ये जिम्मेदारी तय की गई है। आपको बताना होगा कि आपकी कार्य प्रणाली से नेचर पे कैसे या बायोडायवर्सिटी पे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बताओ, बात आई समझ में। फिर COP16 कैली आ गया, जो यूएनसीबीडी का COP16 है, कैली में हुआ बच्चा, कोलंबिया में। ये क्या कह रहा है, नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन प्लान्स। जैसे अगर लास्ट सेशन में आपको याद होगा, हमने, भारत ने भी क्या किया था, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपना नेशनल प्लान बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 8 टारगेट थे जिसके अंदर 8 एक्शन प्लान थे। सेम बायोडायवर्सिटी के लिए भी अब क्या करेगा, हर देश नेशनल लेवल पे बायोडायवर्सिटी के लिए उसने क्या करेगा, उसके प्लान बनाएगा। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन प्लान की बात की गई। सभी देशों को कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क लागू करने के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना बनानी होगी। दिस इज, कितना सिंपल है ना। एनवायरमेंटल गवर्नेंस है बच्चा, जो ग्लोबल लेवल पे हो रही। अगर उसके काम करने का आपको एक बार तरीका समझ में आ गया ना, बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत ज्यादा रटने वाला टॉपिक है, नहीं, समझने वाला टॉपिक है। आप बस समझो कि चीजें हो कैसे रही है, आनंद आएगा आपको ये सारी चीजें जान के। फिर कहता है साइट्स आ गया बच्चा दूसरा, क्योंकि हमने शुरुआत की थी यूएनईपी से, यूएनईपी के बाद यूएनसीबीडी की बात आई, फिर आया हमारा साइट्स, है ना, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये समझो बच्चा, हमने IUCN के अंदर थ्रेटन्ड कैटेगरी याद है आपको, थ्रेटन्ड कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया था, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये थ्रेटन्ड कैटेगरी थी। उसके बाद अगर आपको याद हो, नॉट इवैल्यूएटेड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, याद है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्ट हो गया। तो उसमें से 3 वो जो थे खतरे वाले, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब समझो, अब ये साइट क्या कह रहा है कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, पौधों की या वनस्पति की और जंतुओं की, जिनका इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, और कई बार उनका इतना खतरनाक तरीके से ट्रेड किया जाता है कि उनके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो जाता है। तो हम व्यापार करेंगे, समझो, व्यापार तो करना ही है, हम भी नेचर का हिस्सा है ना, हम भी नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे व्यापार से अगर किसी प्रजाति के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है, तब उसको कंट्रोल करता है ये साइट्स है ये। तो 1960s के डिकेड्स में इस तरह के जीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाले व्यापार का मुद्दा सामने आया। 3 मार्च 1973 को साइट्स पे हस्ताक्षर किए गए, और 2 साल बाद ही 1975 में साइट्स लागू हो गया था। ओके ओके, चले, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च के दिन सेलिब्रेट भी किया जाता है। फिर कहता है, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों, वाइल्ड का याद रखना बच्चा,
वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहा है, जंगल में पाए जाने वाले एनिमल्स, एंड जो प्लांट है, वाइल्ड फ्लोरा या फौना आप कह सकते हो, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में ना डाल दे। व्यापार करो लेकिन खतरा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी यहां क्या लिख के देगा, साइट्स अंतरराष्ट्रीय रूप से वन्य जानवरों और पौधों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है, नहीं, रेगुलेट करता है। वो बोलेंगे वो मना करता है, नहीं, वो कहते ये मना नहीं कर रहा है, कहता है करो, अस्तित्व को खतरा नहीं होना चाहिए बस। तो साइट्स द्वारा, है ना, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, बाध्यकारी है बच्चा, लेकिन वही बात है, राष्ट्रीय कानूनों को रिप्लेस नहीं करेगा। यह घरेलू कानूनों की जगह नहीं लेगा, बल्कि देशों को अपना घरेलू कानून बनाने के लिए बाध्य करेगा। ये आप हमेशा ही याद रखना बच्चा, अदरवाइज तो संप्रभुता का मतलब ही क्या हुआ, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया हुआ कानून आपके ऊपर सीधा का सीधा थोप दिया गया, हम अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने पार्लियामेंट में लेके आएंगे, वहां पास कराएंगे। हां, आप जिस भावना की बात कर रहे हो उस भावना के अनुरूप होगा वो कानून, बस ये याद रखना। तो अगेन इसका पूरा प्रशासन कौन देख रहा है, यूएनईपी। मैंने बोला ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मामलों की पूरी देखरेख सबसे बड़ी संस्था यूएनईपी ही है, ठीक है। अब इसका सचिवालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 185 देश इसके अंदर पार्टीज है। अब इसके अंदर भी बच्चा हमने प्रजातियां है जितनी भी जीव जंतुओं की, उनको 3 कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी है अपेंडिक्स 1, दूसरी कैटेगरी है अपेंडिक्स 2 और तीसरी कैटेगरी है अपेंडिक्स 3। तीनों कैटेगरी में अलग अलग संरक्षण का स्तर प्राप्त है। अपेंडिक्स 1 के अंदर हमने उन प्रजातियों को शामिल किया है जिनको विलुप्ति का खतरा है। 2 के अंदर अभी खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो खतरा हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी के अंदर ऐसे जीवों को शामिल करते हैं, स्वैच्छिक सहयोग है, आप अपनी मर्जी से बोलते हो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं परिशिष्ट 1, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनके अस्तित्व को खतरा है। कुछ जीवों के नाम बता देता हूं, जैसे गोरिल्ला हो गया, समुद्री कछुए हो गए, है ना, जाइंट पांडा हो गया, लेडी स्लीपर ऑर्किड है बच्चा, है ना, स्लीपर ऑर्किड है ये, SILPPER, लेडी स्लीपर ऑर्किड है, नाम को ऑर्किड रख दो बस ना, ठीक है। ये प्लांट है। अब जैसे एग्जांपल्स दिए कि इनका इस तरीके से ट्रेड हो रहा है कि इनके अस्तित्व को खतरा पड़ रहा है, ओके। तो इनके विलुप्त होने के खतरे हैं, थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, है ना। इनके वाणिज्यिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है, क्योंकि ये साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। इन जानवरों का या इस तरह के प्लांट्स का आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, पूर्णतः 100% रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउड ही नहीं है। परिशिष्ट 2, ट्रेड तो कर सकते हो लेकिन कंट्रोल्ड है बच्चा, रेगुलेटेड है। प्रजातियां जो वर्तमान में विलुप्त होने के खतरे में नहीं है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। अनियंत्रित व्यापार रोकने के लिए परमिट द्वारा नियंत्रित, आपको परमिट लगेगा इनका व्यापार करने के लिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। जैसे अमेरिकन एलिगेटर हो गया, पैडल फिश हो गया बच्चों, महोगनी हो गया, मूंगा हो गया। अब एक चीज बार बार याद रखना, ये डायग्राम में आपको क्यों दिखा रहा हूं, यूपीएससी हो सकता है आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन में फंसा दे। वो बोलेंगे कि जो साइट्स है केवल जंतुओं के लिए काम कर रही है, पेड़ पौधों के लिए नहीं। तो देख लो, बार बार महोगनी दिखाया, वहां लेडी स्लीपर ऑर्किड दिखाई मैंने आपको, पौधे भी है और जानवर भी है, याद रखना, लेकिन वाइल्ड है, वन्य है, जंगली है, ओके। फिर परिशिष्ट 3 जो अपेंडिक्स 3 थी, अपेंडिक्स 3 में सपोज करो इंडिया को लगता है इंडिया की कोई ऐसी प्लांट स्पीसीज है या एनिमल की ऐसी कोई प्रजाति है जिसके अस्तित्व को खतरा है, तो अपने स्तर पे अगर आप चाहो कि भैया देखो हमारी इस प्रजाति को खतरा है, तो वो देश अपने स्तर पर आवाज उठा सकता है, लोगों से, देशों से मदद मांग सकता है, ठीक है। तो वे प्रजातियां जिनके लिए किसी एक देश ने मदद मांगी है, जैसे वॉलरस के लिए, है ना, और कैप स्टैग बीटल के लिए। तो टेक्निकल डिफरेंस क्या है, परिशिष्ट 1 और 2 में, अपेंडिक्स 1 एंड 2 में और अपेंडिक्स 3 में मेजर डिफरेंस क्या है, यहां जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो साइट्स का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, जो साइट्स की मीटिंग होगी उसमें लिए जाएंगे,
कि किसको शामिल करना है, किसको हटाना है। यहां वाला क्या करता है, जैसे सपोज करो मैंने बोला भारत को लग रहा है कि उसकी किसी स्पीसीज को खतरा है, बांग्लादेश को लग रहा है, कल को ईरान को लगे, परसों फ्रांस को लगे, तो अपने स्तर पे कर सकते हैं। इसमें कॉप का रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉप मतलब देशों की बैठक बिठाने की जरूरत नहीं है। तो पार्टी द्वारा एक तरफा रूप से जोड़ा या हटाया जा सकता है। तो ये अपेंडिक्स 3 है, ये अपेंडिक्स 1 और 2 है। ये डिफरेंस याद रखना बच्चों। आगे देखो बच्चा, साइट्स और भारत की कहानी समझ लेते हैं। भारत ने इसको डेफिनेटली एक्सेप्ट किया ही है। भारत 1976 में शामिल हो गया। भारत दुनिया की क्योंकि 7 से 8% प्रजातियां भारत में ही मिलती है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां और अवैध व्यापार पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। आप लगातार जानते हो बच्चा, इंडिया के अंदर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो मैंने बायोडायवर्सिटी वाली क्लास में आपको पढ़ाए भी थे। चारों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपके सामने दिखाए भी है। हिमालयन बायो डायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट है, सुंडालैंड है, इंडो बर्मा है, और दुनिया की 7 से 8% बायोडायवर्सिटी का होम भी है। तो इंडिया इसका पार्ट है बच्चा। अब इंडिया में आपने देखा भी होगा, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी बनती है, वो विद्युत जामवाल की मूवी बनती है ना, जंगल और हाथी मेरे साथी टाइप की। तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, वही तो दिखाया जा रहा है, हाथियों पे अटैक किया जा रहा है, पोचर्स आके मार देते हैं और राइनोज को मार देते हैं। तो ये सब वही सारी चीजें हैं। फिर एक और संस्था है बच्चा, ट्रैफिक। देखो साइट्स तो आप समझ गए, साइट्स तो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। ट्रैफिक एक ऐसी संस्था है बच्चा, ये एनजीओ है, और काम इसका सेम ही है। जो काम साइट्स का है ना, सेम काम ट्रैफिक कर रही है। तो ट्रैफिक क्या है बच्चा, ट्रैफिक की फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। तो ये रिकॉर्ड्स जो आपके इन जंगली जानवरों और पौधों के जो रिकॉर्ड्स है उनको रिलेटेड है, और ये भी क्या करती है, इन जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार से इनके अस्तित्व को खतरा ना हो जाए। ये 1976 में आया था। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है, और ये साइट्स के साथ मिलके काम करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। बस याद रखना ये एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ। और साइट्स को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, साइट को कर रहा है यूएनईपी। देखा था ना आपने भी कि साइट को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है। ये देखो बच्चा, देखो कानूनी ढांचा, इसको कौन कर रहा था, यूएनईपी। वो एक एनजीओ है, वो एनजीओ है, यूके बेस्ड एनजीओ है वो। तो ट्रैफिक का मिशन कार्य क्या है, इनके ट्रेड पे डेटा का एनालिसिस करना, फिर उस डेटा एनालिसिस के आधार पे पॉलिसी मेकिंग करना, फिर प्राइवेट सेक्टर को गाइडेंस प्रदान करना, और लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा ना हो। सेम भावना है जो साइट्स की भावना है, और ये साइट से बिल्कुल अलग होकर काम नहीं करता, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप में काम करता है। ट्रैफिक है बच्चा ये, ठीक है। तो निष्कर्ष और मुख्य बिंदु अगर साइट्स का और हम ट्रैफिक का देखें, तो ये तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, बाध्यकारी है, और ये क्या, एक एनजीओ है, ये डेटा और निगरानी का काम कर रहा है, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अल्टीमेटली यहां मैंने फिर से लिख भी दिया है, साइट्स वन्य जीवों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि कहता है कि आप इस्तेमाल करो, लेकिन सतत तरीके से इस्तेमाल करो। सतत तरीका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच काफी बड़ा अप्रोच है, छोटा मोटा अप्रोच नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर कुछ मैंने बताए थे, कुछ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है बच्चा, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन। 3 कन्वेंशन के बारे में बात की थी मैंने आपसे, स्टॉकहोम, वेसल और रोटरडैम। इन 3 कन्वेंशन की बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। काफी महत्वपूर्ण कन्वेंशन है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते हैं बच्चा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, इसके एक बार देखते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखो, कहते केरल में कासरगोड में काजू की खेती की जा रही है, यहां की जा रही थी कासरगोड में। अब बेसिकली यहां पे क्या था, पेस्ट अटैक कर रहे थे फसलों को, तो वो उन पेस्ट को यानी कि कीटों को मारने के लिए आपने एंडोसल्फान नामक कीटनाशक का प्रयोग किया। लेकिन कुछ समय बाद वहां के बच्चों में, महिलाओं में, लोगों में हमें कुछ शारीरिक समस्याएं देखने को मिली। नवजात बच्चों में गंभीर शारीरिक और मानसिक विकृतियां देखने को मिली।
मानसिक मंदता देखने को मिली और बहुत सारी स्किन डिजीज लोगों को होने लगी। बोला गया यार ये मामला क्या है। तो पता चला कि स्टडीज हुई, साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट हुई। साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट होने के बाद पता चला कि जो आप एंडोसल्फान जिसको आपने यूज किया था, वो एंडोसल्फान एक ऐसा कीटनाशक था जो फूड चेन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश कर गया। वो मृदा में आ गया, जल स्रोत में आ गया, मृदा से फिर आपने जो पेड़ पौधे उगाए उसमें आ गया, फाइनली आपने उसको कंज्यूम कर लिया। तो एक कंसेप्ट होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, कि कैसे कोई प्रदूषक इकोसिस्टम के अंदर एक जो फूड चेन है या फूड वेब है, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो आगे बढ़ने लगता है। तो वो यही हुआ, मृदा में, मिट्टी में और पानी में आ गया, वहां से पौधों में आ गया, फिर आगे इन जीवों में आ गया, इन जीवों को इंसान ने खा लिया। तो फाइनली क्या हो गया, यहां से ऊपर की ओर फूड चेन में इंसान तो ऊपर है, इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा उसका कंसंट्रेशन आ गया, मानव शरीर में प्रवेश कर गया। शरीर में प्रवेश करने के बाद एंडोसल्फान ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज बोला जाता है। पीओपी का मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है बच्चा। ये कार्बन आधारित रसायन है, ठीक है, जो लंबे समय तक मृदा में, जल में और वायु में बने रह सकते हैं। ऐसे रसायनों को कौन टैकल कर रहा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन टैकल कर रही है। ठीक है, तो स्टॉकहोम क्या कर रही है बच्चा, शुरुआत में इसमें 12 ऐसे रसायन थे बच्चा, जिनको हम डर्टी डजन्स के नाम से जानते हैं। डजन मतलब समझे ना, एक दर्जन। शुरुआत में 12 थे, धीरे धीरे ये लिस्ट लंबी होती चली गई और अभी तो काफी 30 से भी ज्यादा हो गई लगभग। तो ये स्टॉकहोम कब आया, साल 2001 में, 2004 से ये लागू हुआ और 2006 में भारत भी इसमें शामिल हो गया। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के अंदर किस किस को शामिल किया, यूपीएससी बोलेगा इसके अंदर हमने किसको शामिल किया। हमने कीटनाशकों को शामिल किया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स को शामिल किया और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स को। 3 चीजें हैं, कीटनाशक, औद्योगिक उत्पाद और उप उत्पादों को हमने इसमें शामिल किया। साल 2022 के अंदर क्लोरपायरीफॉस की पहचान की गई कि यह भी एक कीटनाशक के रूप में खेती में इस्तेमाल हो रहा है। तो लगातार ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो पीओपीज पर है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, फिर आया बच्चा बेसल। बेसल कन्वेंशन क्या है, बेसल कन्वेंशन की बात करते हैं। बेसल कन्वेंशन क्या कह रहा है, बेसल कन्वेंशन कहता है, समझो 1980 के डिकेड में क्या हुआ, डेवलप्ड नेशन से बच्चा बहुत सारा इनके पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, बहुत सारे पोल्यूटेंट, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। अब अमेरिका का एक जहाज था खियानसी, अब ये बहुत सारा कचरा भर के ले गया। अब उसने सोचा इसको डालना शुरू करता हूं, अपने देश में डालेंगे तो हमारे देश में तो बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा। तो ये जहाज समुद्र में घूमता रहा, बोला पहले यहां डालूं, इन देशों ने मना कर दिया, फिर घूम घूम के अफ्रीका में डाल दिया, इधर इंडियन ओशन में डाल दिया, देशों के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो अमेरिका का एक जहाज था खियानसी, 14,000 टन जहरीली राख लेकर निकला। अब सोचा कि देशों में डालना शुरू कर देता हूं, बोल देता हूं बहुत बढ़िया सामान है, ले लो आप, है ना, अपने देश में डलवा लो, पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हैती द्वारा 4,000 टन कचरा लेने से मना करने पर इसे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में जगह जगह पर डाल दिया गया। मामला तूल पकड़ गया, पता चला भैया ये क्या हो रहा है। फिर बोला कि भैया एक देश का कचरे को दूसरे देश में ले जाकर या देश से बाहर ले जाकर आप जिस तरीके से उसको डंप कर रहे हो उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इसलिए कहता है सीमा पार, है ना, सीमा पार खतरनाक अपशिष्टों को कैसे रेगुलेट करेंगे। खतरनाक अपशिष्ट को बताया गया, इसके अंदर क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट है, लेड एसिड बैटरी है, यूज्ड ऑयल है, ऐसा बहुत सारा कचरा है ये। तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही पर नियंत्रण के लिए लाया गया 22 मार्च 1989 बेसल स्विट्जरलैंड। इन विकसित देशों को तुम बहुत अच्छा मत मानना बच्चा, ये जब तक विकासशील देशों को समझ में आता है ना क्या हो रहा है, तब तक तो ये बहुत करके, बहुत नुकसान करके आगे निकल चुके होते हैं।
ठीक है, तो ये उस पे है बच्चा। तो इसके भी अंदर NX1 NX2 है। NX1 के अंदर तो खतरनाक कचरा है, NX2 के अंदर बाकी सारे कचरों को शामिल किया गया है। पूरी लिस्ट की गई है कि किसको हमने शामिल किया। अब भारत के संदर्भ में भी, जैसे भारत के पास भी आपने देखा गुजरात में अलंग का नाम सुना होगा बच्चा, पुराने जहाज आते हैं, बिल्कुल। अब उन पुराने जहाजों को इंडिया में लाके तोड़ा जाता है, उनका जो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। तो भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है बच्चा, जहाज के पुराने जहाजों को आयात करता है। एक साइट है काफी पॉपुलर, अलंग गुजरात, यहां जहाजों का रिसाइकलिंग किया जाता है। तो बहुत सारा वेस्ट इंडिया भी मंगाता है। ओके सर, इंडिया को मंगाने से क्या बच्चा पैसा मिलता है, गरीब देश और क्यों करेंगे। फिर आया नेक्स्ट रोटरडम, रोटरडैम कन्वेंशन आया बच्चा। रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर क्या हुआ बच्चा, जो अमीर देश है ना, ये अमीर देश है, ये बहुत सारी कंपनियां अपने हार्मफुल केमिकल्स को दूसरे देशों को भेज देती है। तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने खतरनाक रसायनों का निर्माण करना शुरू किया। विकसित देशों में प्रतिबंध लग गया उन रसायनों के ऊपर। अब वो क्या कर रहा, इन रसायनों को एशिया, अफ्रीका, विकासशील देशों को फिर बेचा जाने लगा, जनता और पर्यावरण पर जिसके गहरे नकारात्मक प्रभाव है। इस तरह के रसायनों का, खतरनाक रसायन अगर उस देश से इंडिया में आ रहे, तो भैया बताओ तो सही, पता भी नहीं चल रहा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं। फिर बोला गया भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम क्यों नहीं चलेगा, फिर आया रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन में आता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि भैया आप अगर भेज रहे हो, अमेरिका वाला अपना कोई खतरनाक रसायन बांग्लादेश में, इंडिया में भेज रहा है, तो क्या करना होगा, PIC को फॉलो करना होगा। निर्यातक देश मान के चलो ये USA है, आयातक देश ये मान के चलो इंडिया है। अगर इंडिया में ये भेज रहा है उन हार्मफुल केमिकल्स को, तो पहले सूचना देगा मैं कौन से केमिकल्स भेज रहा हूं, क्या है, कितने डेंजरस है और कैसे है। आयात करने वाला देश अगर उसने बोला ठीक है आप भेज सकते हो, भेज सकते हो, तो वो क्या करते हैं, ये USA आपको, आपके देश में उसको भेज देगा। ठीक है, तो ये 1998 में आया बच्चा, लागू 2004 से आया, भारत 2005 में शामिल हो गया। तो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है ये। तो हम क्या क्या देखा बच्चा हमने, पर्यावरणीय विधान की अगर मैं बात करूं, पर्यावरणीय विधान की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं, तो आप पर्यावरणीय विधान में देख सकते हो, हमने UNEP को देखा, हमने साइट्स को देखा, ट्रैफिक को देखा, UNCBD को देखा, स्टॉकहोम, बेसल और रोटरडैम को देखा। इसी तरीके से हम इंडिया के भी कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानूनों को बच्चा देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहना PW Only IAS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। बाय, टेक केयर।